समझिए देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर हुए विवाद के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मां काली का नाम लेकर विश्व कल्याण का संदेश दिया। पीएम ने अपने संदेश में उन लोगों पर भी निशाना साधा जो किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं या फिर कुछ भी बोल देते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। क्रिएटिविटी का मतलब कुछ भी छापकर या कुछ भी दर्शाकर समाज में नफरत फैलाना नहीं है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर विवाद के बीच रविवार को पीएम मोदी ने यही समझाने की कोशिश की है। मौका स्वामी आत्मस्थानंद के शताब्दी समारोह का था, जिसको संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व कल्याण का संदेश दिया। जब आस्था इतनी पवित्र होती है तो शक्ति साक्षात हमारा पथ प्रदर्शन करती है। इसलिए मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पीएम मोदी ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस की चर्चा कर उन लोगों पर निशाना साधा जो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने पर भी खेद नहीं जताते या वो इन सब चीजों पर राजनीति करते हैं। वो कहते थे, ये संपूर्ण जगत, ये चराचर सब कुछ मां की चेतना से व्याप्त है। यही चेतना बंगाल की काली पूजा में दिखती है। यही चेतना बंगाल और पूरे भारत की आस्था में दिखती है। इसी चेतना और शक्ति के एक पुंज को स्वामी विवेकानंद जैसे युग पुरुषों के रूप में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने प्रदीप्त किया था। दरअसल डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के विवादित पोस्टर को फिल्म की डायरेक्टर लीना मणिमेकलई ने जारी किया था, जिस पर देश में कई जगहों पर लीना के विरोध में प्रदर्शन हुए और ये प्रदर्शन अब भी जारी है। कई शहरों में डायरेक्टर लीना के खिलाफ केस भी दर्ज हुए, लेकिन लीना ने माफी की बजाय दूसरे आपत्तिजनक तस्वीर से खुद को सही साबित करने की कोशिश की। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने लीना को सही ठहराते हुए मां काली पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। रविवार को जब पीएम मोदी ने अपने संबोधन में मां काली का जिक्र किया तो बीजेपी ने एक बार फिर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और सांसद महुआ मोइत्रा को कटघरे में खड़ा कर दिया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत को मां काली की भक्ति का केंद्र बताते हैं। दूसरी ओर एक टीएमसी सांसद ने मां काली का अपमान किया। उन पर कार्रवाई के बजाय ममता बनर्जी उनका बचाव करती हैं। जाहिर है जब कुछ गलत होगा तो सवाल खड़े होंगे ही। क्रिएटिविटी या फिर राजनीति के नाम पर किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब आप खबर तो समझिए कि क्या है मां काली पोस्टर का ये पूरा विवाद। 2 जुलाई को डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली का पोस्टर रिलीज किया गया था और ये पोस्टर इंडियन फिल्म मेकर लीना मणिमेकलाई ने रिलीज किया था। फिल्म के पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और उनके एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में LGBT समुदाय का सतरंगा झंडा है। विवादित पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर लीना मणिमेकलाई का ये विरोध शुरू हुआ। बात तब और आगे बढ़ गई जब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी देवी पर विवादित बयान दे दिया। उन्होंने मां काली को मांसाहारी और शराब पीने वाली देवी बताया। महुआ मोइत्रा के बयान के बाद बैकफुट पर दिखती टीएमसी ने खुद को अलग कर लिया। इस विवाद के बीच पीएम मोदी ने मां काली का जिक्र किया और कहा कि सब कुछ मां की चेतना से ही व्याप्त है। मां काली का आशीर्वाद हमेशा देश के साथ है। तो एक बार फिर से इस विवाद पर
नई बात सामने आ गई है और पीएम मोदी ने भी इसको लेकर टीएमसी को घेरा है। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भू राजस्व विभाग में हुए पदाधिकारियों के तबादले को रोक दिया है, जिसके बाद सियासी तकरार और सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार है, इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है कि कोई लोग भी आवे, इस विभाग को अच्छे से चलाने। सुना आपने क्या कहा बिहार के भू राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने? मेरी शुभकामना है कि कई लोग भी आएं और इस विभाग को अच्छे से चलाएं। बातों से नाराजगी साफ झलक रही है। नाराजगी किस बात पर है वो समझ लीजिए। दरअसल मंत्री राम सूरत राय ने 110 से ज्यादा पदाधिकारियों का तबादला किया था। इसमें सीओ, बंदोबस्त और चकबंदी पदाधिकारी का ट्रांसफर भी शामिल था। 30 जून को विभाग ने ट्रांसफर का आदेश जारी किया, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री ने तबादले के उस आदेश पर रोक लगा दी। वैसे राम सूरत राय खुद ये मानते हैं कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है और वो किसी भी विभाग की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही राम सूरत का ये भी कहना है कि भूमाफिया भी सिंडिकेट बनाकर ऐसी साजिश रच सकते हैं। क्योंकि विभाग में भूमाफिया हावी है। भूमाफिया को मैंने कमर तोड़ने का काम किया है, वो परेशान हो रहे हैं। तो वैसे लोग भी गलत तरीके से अपना सिंडिकेट बना के अपनी बात को कहीं न कहीं रखवाते हैं। तबादले के इस तकरार ने जहां विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया है, तो वहीं जेडीयू नेता बिहार को माफिया मुक्त बताने में लगे हैं, जबकि बीजेपी के नेता इसे सामान्य बात बता रहे हैं। कांग्रेस जानना चाहती है मुख्यमंत्री जी और वो राजस्व मंत्री दोनों बताएं कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई थी, क्या वजह है कि उनको रोकवाना पड़ा। जो नियुक्त करता है वो समीक्षा का भी अधिकार रखता है। और ये कौन माफिया? पिछले 16-17 सालों में तो सभी माफिया सलाखों के पीछे सर रहे हैं। और ये तकनीकी कारणों के चलते कुछ दिक्कतें आई हैं। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को निपटा लेंगे। हालांकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3 साल के अंदर ये दूसरा मौका है जब तबादले को रद्द किया गया है। इससे पहले रामनारायण मंडल के समय भी तबादले को रद्द किया गया था, लेकिन चूंकि इस समय जेडीयू बीजेपी के रिश्तों को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, इसलिए तबादले पर तकरार की बात सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और ऋतु रोहिणी की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। 30 जून को भू राजस्व विभाग के 110 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया गया, जिसमें सीओ, बंदोबस्त और चकबंदी पदाधिकारी शामिल थे। लेकिन मुख्यमंत्री ने तबादलों पर रोक लगा दी और समीक्षा के बाद फिर से नया आदेश जारी करने की बात कही गई। चूंकि भू राजस्व विभाग बीजेपी कोटे के मंत्री राम सूरत राय के पास है, इसलिए तबादले पर रोक की चर्चा ज्यादा होने लगी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहली बार तबादले मुख्यमंत्री ने रोक लगाई हो। 2020 में भी राजस्व विभाग के मंत्री रामनारायण मंडल ने सीओ का ट्रांसफर किया था और गड़बड़ी की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने तबादलों के आदेश पर रोक लगा दिया था। और ऐसा ही 2021 में भी हुआ था, जब 1 जुलाई को जेडीयू कोटे के मंत्री मदन सहनी इस्तीफे की पेशकश कर चुके थे, क्योंकि वो 30 जून तक समाज कल्याण विभाग में पदाधिकारियों का ट्रांसफर नहीं कर पाए थे। इस तबादले पर तकरार के बीच अब आप ट्रांसफार्मर पोस्टिंग का नियम भी समझ लीजिए कि आखिर इसको लेकर क्या नियम है। जून महीने में मंत्रियों को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार है, जबकि जून के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है। इसलिए जून महीने में खासकर 30 जून को अधिकतर विभागों में ट्रांसफर पोस्टिंग की जाती है। लेकिन ये मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है कि वो किसी भी फैसले की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर उस फैसले पर रोक भी लगा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के 12 जोरी में पत्थरों का अवैध उत्खनन लगातार जारी है और इस पर रोक लगाने में खनन विभाग नाकाम दिख रहा है, जिससे न सिर्फ सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है, बल्कि माफिया की मनमानी से रैयत भी शिकार हो रहे हैं। प्रशासन के सीने पर पहाड़ तोड़ रहे माफिया, रैयतों की जमीन पर मनमानी कर रहे माफिया, अवैध माइनिंग पर प्रशासन मौन
माफिया की मौज। खुलेआम बुलडोजर चलाकर पहाड़ तोड़ते माफिया और हाईवा की ये कतार बताती है कि गिरिडीह के राजधनवार में पत्थर माफिया किस तरह बेखौफ होकर झारखंड को लूटने में लगे हैं। बाराजोरी में दिन रात ऐसे ही पत्थर की चोरी हो रही है। ग्रामीणों का लगातार ये आरोप है और ग्रामीण लगातार ये आवेदन देकर के शिकायत कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पत्थरों की अवैध उत्खनन हो रहा है उस पर लगाम लगाया जाए, क्योंकि पत्थर का अवैध उत्खनन से लगातार जो इसका दायरा है वो बढ़ते जा रहा है और जो रैयती ज़मीन है वह इसके जद में आ जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, तस्वीरों के जरिए आप साफ देख सकते हैं कि माइनिंग जो है 1.31 एकड़ में लीज लिया गया था, लेकिन जो माइनिंग का जो ये पत्थर का उत्खनन है वह 3 से अधिक एकड़ में किया जा रहा है। दरअसल बाराजोरी में माइनिंग का लीज 1.31 एकड़ में मोहम्मद बिलाल के नाम पर लिया गया है, लेकिन पत्थर माफिया यहां रैयती जमीन को अवैध तरीके से मिलाकर 3 एकड़ में खनन कर रहे हैं। विभागीय अधिकारी को भी सब पता है, लेकिन ना जाने कब से जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पत्थर माफिया की हनक और राजनीतिक पहुंच ने जांच की रफ्तार पर ब्रेक लगा रखी है। दोनों माइन सटा हुआ है एक दूसरे से, तो जब तक उसमें जो बिलाल अहमद का लीज ग्रांटेड है उसका अंचल अधिकारी से रिपोर्ट नहीं आता है, तब तक इस पे हम लोग कुछ बता नहीं पाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद जैसा होगा उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। अब इसे विभाग की उदासीनता कहिए या माफिया से अधिकारियों की मिली भगत, लेकिन जिस तरह से पत्थर माफिया लाइसेंस खत्म होने के बाद नियमों की धज्जियां उड़ाकर पहाड़ को तोड़ने में लगे हैं, उससे हर साल सरकार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। और ये तब है जब सीएम ने पिछले दिनों साफ कह दिया था कि वे किसी भी कीमत पर अवैध माइनिंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू ने अनुशंसा करते हुए ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उनके पास फॉर्मेट भेज दिया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होता है कि किसी प्रकार की कार्रवाई होती है या नहीं होती है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अब आप खबर तो समझिए, झारखंड में अवैध माइनिंग का खेल सालों पुराना है। पत्थर माफिया भ्रष्ट अफसरों और नेताओं की मिलीभगत से ये अवैध खनन करते आ रहे हैं। जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि 21 साल में अवैध खनन की वजह से 45 पहाड़ गायब हो चुके हैं। झारखंड में हर साल 5000 करोड़ से भी ज्यादा की अवैध माइनिंग होती है। अवैध माइनिंग को रोकने के लिए सरकार ने 1 जून से 15 जून तक विशेष अभियान भी चलाया था, और उस विशेष अभियान के बाद भी झारखंड में अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। बढ़ते आगे, और अब बात बिहार के कई जिले सूखे से प्रभावित हैं, जिसकी वजह से किसान बेहद ही परेशान हैं। उनके खेतों में इतनी पानी भी नहीं है कि वो खेत में रोपनी तक कर सकें, और वो भी तब जब नीतीश सरकार ने हर खेत तक पानी पहुंचाने की घोषणा कर रखी है और इसके लिए अलग से फीडर भी बैठाया गया है। लेकिन पटना से सटे नौबतपुर इलाके का क्या हाल है, आप खुद देख लीजिए। ये 2 तस्वीरें बिहार के हालात को बताने के लिए काफी है। कहीं पानी ही पानी, कहीं पानी ना होने से परेशानी। खैर, अभी बात उन 30 जिलों की जो सूखे से प्रभावित हैं। खेतों में पड़ी ये दरारें इस इलाके के किसानों की परेशानी को बताने के लिए काफी हैं। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सटे नौबतपुर इलाके के चचौल गाँव की है। इस वक्त रोपनी का समय है और हर खेत में पानी होना चाहिए, और बिहार सरकार ने दावा भी किया था कि भाई हर खेत में हम पानी दे रहे हैं। लेकिन एक खेत में जहाँ पे गांव से बिजली लाकर पानी जमा कर रोपनी हो रही, ठीक इसके बगल में एक और खेत आपको दिख रहा होगा जहां पे एकदम सूखे की स्थिति है। अब इसमें कैसे रोपनी होगा आप समझिए, और किसानों के पास इतने पैसे होते नहीं हैं कि वो इतनी महंगी बिजली का उपयोग कर। एक तरफ लाल लाल आंख के सूरज महाराज तो दूसरी तरफ रूठे हुए इंद्रदेव, और तीसरी तरफ बिजली की आंख में चौली। खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए सरकार ने बिजली का अलग फीडर बैठा रखा है। तारें टंग गई हैं, ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, लेकिन ना तो ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, ना बिजली रानी दूर दूर तक दिखाई देती हैं। ट्रांसफार्मर को देखकर आप समझिए कि कृषि विभाग ने किसानों को उनके खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए नीतीश सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की थी, हर खेत में पानी, और इसके लिए अलग से फीडर का निर्माण कराया गया, ट्रांसफार्मर का निर्माण कराया गया, और ताकि किसानों को सही समय पर खासकर खेती के समय पानी उपलब्ध हो। लेकिन इस ट्रांसफार्मर की स्थिति क्या है? हमारे साथ स्थानीय, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोशन कुमार है। रोशन जी, ये काम कर रहा है? जी नहीं सर, ये तो बहुत दिन से
चालू है, माने लगा हुआ है, लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि इस फीडर से इलाके के करीब 50 गांव जुड़े हुए हैं, लेकिन सितंबर 2019 में जो बिजली कटी वो अब तक नहीं आई। जो लोग लाइन लिए हुए हैं, जो लोग मीटर लगा था जिनके बोरिंग पर, वो लोग को बिल आ रहा है, प्रति महीना बिल आ रहा है, लेकिन लाइन 19 सितंबर से अब आज तक नहीं आया। समय पर खेती हो, हर खेत तक पानी पहुंचे, बारिश ना होने पर भी किसान परेशान ना हो, इसके लिए सरकार ने अलग से बिजली की व्यवस्था करा दी। लेकिन किसानों को फायदा तो तब होगा ना जब बिजली आएगी और ट्रांसफार्मर काम करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, हर खेत तक पानी पहुंचाना बिहार सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके लिए किसानों को बिजली कनेक्शन देने की योजना भी उस पर काम चल रहा है। और इस योजना के तहत 2.5 लाख किसानों को अब तक कनेक्शन दिया जा चुका है। इस योजना पर सरकार 1329 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। ऊर्जा विभाग के बजट में 2915.97 करोड़ की वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से ही किसानों को सस्ती बिजली दी जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत विद्युत उपकेंद्र और फीडरों को अलग भी किया जा रहा है। 293 पावर सब स्टेशन में से 273 का काम अब तक पूरा कर लिया गया है। 1388 में से 1315 फीडर को कृषि के लिए अलग कर दिया गया है। लेकिन किसानों को कितना फायदा हो रहा है ये आप खबर में चली तस्वीरों से समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं आगे। शेखपुरा में एक बार फिर शराब की भट्टी ध्वस्त की गई और सैकड़ों लीटर शराब को नष्ट किया गया। लेकिन एक बार फिर से छापेमारी से पहले धंधेबाज फरार हो गए और ये भट्टी एक बगीचे के बीचों बीच चल रही थी। बगीचे के बीच शराब की भट्टियों की ये तस्वीरें शेखपुरा की हैं। 1, 2, 3, 4 कतार में 20 से ज्यादा कंटेनर दिख रहे हैं जिनमें शराब बनाने का सामान रखा है। पुलिस ने बरबीघा के शेरपुर गांव में छापेमारी की, जहां गांव के महाचक बगीचे में शराब बनाई जा रही थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो हैरान रह गई। बगीचे में पेड़ों के बीच चूल्हे जल रहे थे जिन पर शराब बनाई जा रही थी। आसपास टीन और प्लास्टिक के डब्बे दिख रहे हैं जिनमें जावा महुआ है। साथ ही चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी रखी गई हैं। जलते चूल्हों से साफ है कि कुछ समय पहले तक धंधेबाज यहां मौजूद थे, लेकिन जब पुलिस पहुंची तो वहां कोई नहीं मिला। देसी शराब और जावा महुआ को नष्ट कर दिया गया। शराबबंदी पर लगातार सख्ती बरती जा रही है और पुलिस के साथ मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। लेकिन सवाल यही है कि तस्करों को छापेमारी की खबर कैसे लग जाती है और वे पुलिस के पहुंचने के पहले फरार कैसे हो जाते हैं। शेखपुरा से संवाददाता अजीत सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।